अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 29th लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है हमारे पिछले चंद एक लेक्चर्स में, जिसमें हमने बात की थी IS कर्व विच इज द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व एंड इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, और उसके साथ LM कर्व विच इज लिक्विडिटी मनी कर्व विच रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो पिछले लेक्चर्स में जैसे कि आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि IS और LM कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर अ गिवन फिजिकल पॉलिसी हमारा IS कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम बताता है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में फॉर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास जो LM कर्व है दैट इज फॉर अ गिवन मॉनेटरी पॉलिसी, इट रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम with the various combination of the real interest rate and the income level। तो आज का लेक्चर जो है शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि पिछले लेक्चर में जो हमने IS LM कर्व के चंद एक टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसको रिव्यू कर लें, और उसके बाद हम इसी की एक्सटेंशन में आज का लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू रिवाइज आवर प्रीवियस लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा IS LM मॉडल जो है उसमें जो एक्साजिनस वेरिएबल्स हैं या हमारे पास जो पॉलिसी वेरिएबल्स हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं। तो हमने ये कहा था कि जब हमारे पास IS कर्व है जो रिफ्लेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को, और उसमें हम क्या करते हैं कि वी टेक आर रियल इंटरेस्ट रेट ऑन द वाई एक्सिस एंड द नॉमिनल इनकम ऑन द एक्स एक्सिस। तब हमारे पास अगर कोई फिजिकल पॉलिसी मैयर आ जाती है, यानी कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इंक्रीज इन जी है, तो इंक्रीज इन जी जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है हमारे IS कर्व को। जब IS कर्व के शिफ्ट की बात करते हैं और पॉलिसी इम्प्लीकेशन को देखते हैं, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले देखें कि IS कर्व की इक्वेशन क्या है। तो IS कर्व की इक्वेशन जो हमने लिखी थी, वी सेड के y विच इज द नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू C which is the consumption, and that C is a function of disposable income, यानी Y is equal to C of Y minus T, and plus I which is the function of the interest rate plus G which is the government expenditure। And for a moment we have assumed कि we are talking about a closed economy। A closed economy is the one जिसमें हमारे पास imports and exports का रोल zero है, that we are talking about the net exports which is equal to exports minus imports and that is equal to 0। तो इस सिनेरियो में जब हम कहते हैं कि there is increase in G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने के साथ हमारे पास जो IS कर्व आता है उसमें G is directly increasing। एज पर द इक्वेशन हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इनकम के बढ़ने का मैकेनिज्म क्या है। इनकम के बढ़ने का मैकेनिज्म इज कि जब हमारे पास जी बढ़ती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो हमारा IS कर्व फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट वो शिफ्ट करता है आउटवर्ड, और उस आउटवर्ड शिफ्ट के साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट वी हैव अज्यूम्ड एज कांस्टेंट, और एज अ रिजल्ट हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द कट इन टैक्सेस विच अगेन इज एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो उससे भी इम्पैक्ट हमारे पास यही होगा कि हमारा IS कर्व शिफ्ट करेगा आउट, लेकिन इस शिफ्टिंग ऑफ द आउटवर्ड जो है दैट इज नॉट इक्वलेंट टू द इंक्रीज इन जी। टैक्सेस का रोल जो है हमारी इक्वेशन में वो आता है कि C विच इज ए कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और वो डिस्पोजेबल इनकम हमने डिफाइन की Y माइनस T। T के कम होने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है एंड देयरफॉर कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली जो है हमारा टैक्स जो है वो एंटर होता है इनटू द कंजम्पशन फंक्शन। इसलिए जब हम शिफ्ट की बात करते हैं और चेंज इन इनकम की बात करते हैं, तो इंक्रीज इन जी की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने की वजह से हमारी जो इनकम में इंक्रीज होती है दैट इज मोर, और वो इनकम में इंक्रीज जो है दैट इज इक्वल टू अ मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस द
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये होती है कि जब इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ पोर्शन वो सेव कर लेते हैं और कुछ पोर्शन जो है वो स्पेंड करते हैं। तो जो पोर्शन वो स्पेंड करते हैं दैट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम शिफ्ट इन द आईएस कर्व देखें तो वो शिफ्ट जो है वो वाइडर होती है, लेकिन इंक्रीज इन इनकम जो है दैट इज लेस देन द इंक्रीज इन जी। वाई? क्योंकि पोर्शन ऑफ द इंक्रीज इनकम जो है दैट हैज बीन सेव्ड। दूसरी तरफ जब हम एक्सपेंडिचरी फिस्कल पॉलिसी टैक्स की शक्ल में देखते हैं और हम कह रहे हैं देयर इज अ कट इन टैक्सेस, तो कट इन टैक्सेस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ती है। सेकेंड फेज में फिर हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है, इसलिए हमारा ये एक्सपेंशनरी मल्टीप्लायर जो है दैट इज इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। इसलिए हमारी जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है उसमें इंक्रीज इन जी जो है वो ज्यादा एक्सपेंशनरी है और कट इन टैक्सेस जो है वो लेस एक्सपेंशनरी है, एज वी वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑन द इंक्रीज इन इनकम और जस्ट द इनकम लेवल। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भी हम देखते हैं कि हमारा एलएम कर्व जो है दैट रिप्रेजेंट्स द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो तो क्या होता है कि जब हम एलएम कर्व की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एलएम कर्व जो है फॉर अ गिवन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मनी सप्लाई जो है हमारा एलएम कर्व जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट हमारी इक्वेशन क्या है? दैट इज M over P which is the real balances is equal to the demand for money। और हमने ये कहा कि demand for money L because the money is the most liquid asset, so L is a function of interest rate and the income level। तो इस वजह से जब हम LM कर्व को देखते हैं और अगर उसमें एक्सोजेनस शिफ्ट आती है इंक्रीज इन मनी सप्लाई की तो क्या होगा कि हमारा M over P assuming के prices are held constant तो हमारा M over P जो है रियल मनी बैलेंसेस बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट और उसकी वजह से हमारे इनकम लेवल बढ़ जाएंगे और साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा IS LM कर्व एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पॉलिसी मेजर्स। लेकिन देयर इज अनदर सिनेरियो और वो सिनेरियो ये है कि अगर हम ये देखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, one is the fiscal policy and the other is the monetary policy। तो let's look at the interaction of these policies कि अगर हमारे पास expansionary fiscal policy आती है जैसे कि हमने पहले कहा increase in G, तो उसके साथ अगर हमारी monetary policy जो है उसको respond करे तो there can be 3 different scenarios कि वो किस तरह इसको adjust करती है। in other words तो सिनेरियो में ये है कि फर्स्ट सिनेरियो में हमने ये देखा कि अगर हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज जो है या सेंट्रल बैंक विच इज इन आवर केस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डजंट टेक एनी एक्शन, यानी मनी सप्लाई को एडजस्ट नहीं करते एंड देयर इज नो टारगेट फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि हमारे पास IS LM कर्व के साथ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर हमारा LM कर्व एंड द IS कर्व दे आर बोथ इंटरसेक्टिंग and that is the combination of real interest rate and the income level जहां पे both money market as well as the goods markets they are in equilibrium। अब इस particular point पे जब हम बात कर रहे हैं कि there is an expansionary fiscal policy कि हमारा IS कर्व जो है वो शिफ्ट करता है towards right, इसके जवाब में if we say कि monetary authorities they do not do anything, so हमारा LM कर्व जो है is remaining the same। LM कर्व is an upward sloping curve in combination of R and Y and IS कर्व जैसे कि हमें पता है is a downward sloping curve। तो उसमें जब हमारे पास IS LM कर्व का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है by the government and the monetary authorities they do not make any changes, no adjustments, तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे और इनकम लेवल भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अनदर सिनेरियो कि जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी जो है दे वांट टू कीप द इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट
कि अगर मॉनेटरी अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमने ये देखा कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की वजह से हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़े और इनकम लेवल भी बढ़ गए। अब सेकंड सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज ऑलरेडी देयर, लेकिन हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना चाहती है। और वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट किस तरह रखेंगे? बाय कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई और बाय एडजस्टिंग दी मनी सप्लाई। तो जब हमारे पास एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी आती है तो हमारे आईएस कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए मनी सप्लाई जो है गवर्नमेंट बढ़ा देगी सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम बैक टू दी ओरिजिनल लेवल आर। तो हमारे पास जब आईएस आउटवर्ड शिफ्ट करता है, गुड्स मार्केट में चेंज आती है, तो एलएम कर्व जो है मनी सप्लाई के बढ़ाने की वजह से मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट को दे विल ब्रिंग इट बैक टू द लेवल वेयर इट वाज बिफोर। तीसरा सिनेरियो ये है कि जहां पे मॉनेटरी अथॉरिटी जो है इन रिस्पांस टू द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इनकम लेवल को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। पहले हमने देखा था कि विदाउट एनी एडजस्टमेंट बोथ इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन अब हम जो है इंटरेस्ट रेट को टारगेट नहीं करते कि इंटरेस्ट रेट शुड वेरी, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा इनकम लेवल जो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो क्या होगी कि दे विल गो फॉर, बिकॉज दे वांट टू कीप द इनकम लेवल कांस्टेंट, तो वो मनी सप्लाई को कम कर देंगे। तो जब मनी सप्लाई को कम करती है मॉनेटरी अथॉरिटी इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो हमारे पास इनकम लेवल जो है that comes back to the original income level and the interest rate जो है they go up high। तो ये तो था हमारा interaction of the fiscal and the monetary policy। फिर उसके बाद हमने बात की कि there is a possibility of shocks to the equilibrium, money market as well as the goods market equilibrium। तो उन shocks में हमने चंद एक सिचुएशंस ली जिसमें हमने ये कहा कि देयर इज वन कैटेगरी ऑफ शॉक्स जिसको हम आईएस शॉक्स कहते हैं, एंड देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ शॉक्स जिसको हम एलएम शॉक कहते हैं। और ये शॉक्स जो हैं दे आर अदर देन द एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी। इन शॉक्स में फॉर एग्जाम्पल जब हमने आईएस शॉक की बात की थी तो हमने ये कहा था कि फॉर वन रीजन और दी अदर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से ये एक्सटर्नल शॉक हमारा आईएस कर्व को शिफ्ट करेगा आउटवर्ड, एंड देयरफॉर हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इनकम लेवल भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट जो है वो चेंज होने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है, एंड दे आर रिलक्टेंट टू सेव एंड दे इंक्रीज देयर कंजम्पशन एट द मोमेंट। तो उस वजह से भी इंक्रीज इन कंजम्पशन की वजह से इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल दोनों टेम्परेरीली इन द शॉर्ट रन जो है वो बढ़ जाएंगे। जब हम एलएम शॉक की बात करते हैं अदर देन दी मॉनेटरी पॉलिसी, तो एलएम शॉक में हमारे पास एक सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास फ्रॉड जो है इन द यूज ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड कम हो जाएगा, एंड दे विल डिमांड मोर मनी, एंड मनी डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि मनी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इसी के अपोजिट सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द 24 आवर टेलर मशीन्स जो है वो ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से लोग जो है वो कम मनी अपने पास रखना चाहेंगे और मनी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब मनी डिमांड कम हो जाएगी तो दैट अगेन विल बी अ शॉक टू द एलएम कर्व, जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो ये तो था हमारा ISLM एंड द फिजिकल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी एंड देन द इंटरेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड देन सर्टेन शॉक्स, एंड दीज शॉक्स वर एक्सटर्नल अदर देन द मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी। तो आज के लेक्चर में हम इसी IS एंड द LM कर्व ही की डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेंगे, लेकिन जो डायमेंशन हम ये देखेंगे वो होगी कि हम बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कि ISLM की वजह से हम जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो किस तरह ड्रा कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और उसमें हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर फिर सर्टेन शॉक्स जो है और उसमें जो है हमारे चेंजेस जो है मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी चेंजेस की वजह से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में जो है वो क्या क्या चेंजेस आती हैं।
और इसके बाद जो हम सिनेरियो देखेंगे वो हम देखेंगे कि शॉर्ट रन में चेंजेस क्या हैं और लॉन्ग रन में चेंजेस क्या हैं। जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया अपने पिछले चंद एक लेक्चर्स में कि हमारे पास शॉर्ट रन क्या टाइम पीरियड है और लॉन्ग रन क्या टाइम पीरियड है। अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को देखें हैं तो उनकी थ्योरी जो है दैट इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम थ्योरी, और वो अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, और जिसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज ओनली इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी जो है इन द लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करती है। जबकि हम शॉर्ट रन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ केनेजियन इकोनॉमिक्स, और उसमें शॉर्ट रन में हम ये कहते हैं कि प्राइसेस आर स्टिकी, कि शॉर्ट रन में प्राइसेस आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे डू नॉट एडजस्ट। देयरफॉर हमारे पास जो सिनेरियो डेवलप होता है उसमें वी कैन बी अवे फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम देखेंगे कि हाउ द इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम टू द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। एंड फाइनली जो है हम ग्रेट डिप्रेशन को एज एन एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारा ये ISLM मॉडल जो है रियल लाइफ की इस केस स्टडी को एक्सप्लेन करने के काबिल है। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और उसमें जो है हम आज के लेक्चर में ले रहे हैं वही IS कर्व एंड द LM कर्व। जस्ट टू रिपीट, हमारा IS कर्व जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड द सर्विसेज मार्केट, और हमारा जो LM कर्व है दैट रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। So far we have been using the ISLM model to analyze the short run when the price level is assumed fixed. और जैसे कि हमने शॉर्ट रन की बात की थी तो उसमें बात यही थी कि केनेजियन इकोनॉमिक्स में हमने केनेजियन क्रॉस को बेस बना के IS कर्व को ड्रा किया था। दूसरी तरफ हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को बेस बना के LM कर्व जो है वो ड्रा किया था। लेकिन इन द डेरिवेशन ऑफ बोथ दिस कर्व वी अज्यूम कि हमारे पास प्राइस लेवल जो है वो फिक्स्ड है और कांस्टेंट है इन द शॉर्ट रन। तो जब हमने ये थ्योरी ड्रा की थी हमने प्राइसेस को कांस्टेंट लिया था। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात अब कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड में हम फोकस कर रहे हैं कि प्राइस लेवल्स विच आर नाउ फ्लेक्सिबल। तो जब हमारे पास प्राइस लेवल फ्लेक्सिबल है, however, a change in the price would shift the LM curve and therefore it will affect our equilibrium level of income. और जब हमारे पास प्राइस लेवल चेंज होता है तो we look at the LM curve equation, और वो इक्वेशन है कि M/P is equal to L of R and Y। और जब हमारे पास प्राइस लेवल एज्यूम कम हो जाता है तो हमारे रियल बैलेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और उनके बढ़ने की वजह से हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा एंड विल कम टू अनदर प्राइस लेवल। और उस प्राइस लेवल के साथ अगर हम इनकम लेवल देखें तो देयर विल बी अ चेंज इन द इनकम लेवल। तो इसकी डेरिवेशन जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व with the help of ISLM curve is reflected on this particular slide here. We have in the upper portion of this slide IS curve which is downward sloping, which reflects the combination of R and Y in which our goods and services market is in equilibrium. LM curve is an upward sloping curve with a certain price level P1. So what we have here is equilibrium with an interest rate of R1 and the income level of Y1. Now we are assuming, suppose that there is increase in the price level. So with the increase in the price level, real balances, money balances, they will decrease because the real money balances are defined as M/P. तो जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो हमारा रियल मनी बैलेंसेस जो हैं दे डिक्रीज, assuming कि मनी सप्लाई इज हेल्ड कांस्टेंट। तो जिसकी वजह से हमारा LM कर्व जो है विद दिस हायर प्राइस लेवल विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और उसके साथ हमारे पास देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा R1 से R2 पे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ देयर इज एन इंक्रीज इन Y1। अब जब देयर इज अ डिक्रीज इन द Y फ्रॉम Y1 टू Y2। अब ये ऐसा क्यों है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड? The mechanism behind is कि जब हमारा LM कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल कम होती है, जिसकी वजह से हमारी इनकम लेवल जो है ओवरऑल कम हो जाते हैं, क्योंकि इनकम लेवल में
हमने ये कहा था कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और I जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द रिलेशनशिप इज नेगेटिव। इसलिए जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल कम होगी, जिसकी वजह से इनकम लेवल हैज डिक्रीज फ्रॉम y1 टू y2। अब अगर हम इन्हीं दो कॉम्बिनेशंस को P1 एंड Y1 एंड देन द अदर कॉम्बिनेशन ऑफ P2 एंड Y2 को ड्रा करें इन द लोअर पैनल, सो व्हाट वी हैव हियर इज combination of P2 Y2 one point and then another combination P1 Y1 another point, and if we join these 2 points we get what is known as the aggregate demand curve. तो ये aggregate demand curve हमने derive किया with the interaction of the IS curve and the LM curve. हमने ये कहा कि एक सिचुएशन है जिसमें IS LM कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन है हमारा इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल का, जिस पे बोथ मनी मार्केट्स एंड द गुड्स मार्केट दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब अगर हमारा प्राइस लेवल चेंज हो जाता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी चेंज इन द फिजिकल पॉलिसी और द मॉनेटरी पॉलिसी, वी आर सिंपली सेइंग देयर इज लेट्स सपोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्राइस लेवल एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस आवर इनकम लेवल गोज अप। और इनकम लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे पास एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द इनकम लेवल। प्राइस बढ़ती है, इनकम कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो इनकम ज्यादा हो जाती है। अब हम इसी एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर इंपैक्ट देखेंगे अपनी फिस्कल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम शुरू करते हैं द इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, एंड दैट इम्पैक्ट इज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम ये कह रहे हैं कि हमारा एलएम कर्व जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, एंड आईएस कर्व जो है रिफ्लेक्ट करता है इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। एंड डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स इज द मनी सप्लाई, तो दैट विल बी शिफ्टिंग आवर एलएम कर्व। तो हम लेट्स अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, और जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे रियल बैलेंसेस एज वी हैव डिफाइंड एज एम ओवर पी, तो जब हमारी एम बढ़ी तो एम के बढ़ने से हमारे रियल मनी बैलेंसेस भी बढ़ गए, और रियल मनी बैलेंसेस के बढ़ने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इफ द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, and how it can increase the aggregate demand, and that is through the increase in the money supply. मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से हमारा एलएम कर्व जो है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब हमारा प्राइस लेवल इज हेल्ड कांस्टेंट एट P1। ओरिजिनली हमारे पास जो एलएम कर्व है दैट इज LM1 वेयर वी हैव M1 ओवर P1 एज द रियल बैलेंसेस। द ब्रोकन लाइन एलएम कर्व विच इज LM2 is with the increased money supply M2 over the previous price level P1. Original equilibrium before the increase in the money supply is with an interest rate of R1 and the income level of Y1. जब money supply बढ़ती है LM curve जो है that has shifted towards right, और उसकी वजह से हमारे interest rate जो है वो कम हो गया R2 पे और income level बढ़ गई Y2 पे। अब what is the combination? हमारा जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इनकम क्यों बढ़ गई? द मैकेनिज्म और द थ्योरी बिहाइंड इज कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट्स जो है बेसिकली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट लेवल के बढ़ने की वजह से हमारा इनकम लेवल जो है दैट हैज इंक्रीज्ड। अब इसी चीज को हम अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व में देखें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है दैट गिव्स अस द कॉम्बिनेशन बिटवीन द प्राइस एंड द इनकम लेवल। सो लोअर पैनल में वी हैव ड्रॉन द एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1। AD1 जो है दैट गिव्स अस फर्स्ट कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट P1 Y1, और जब हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है फ्रॉम M1 टू M2 तो उसके जवाब में हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हो गया और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ गई, और देयरफॉर फॉर द सेम प्राइस लेवल P1 हमारी एक हायर इनकम लेवल Y2 आ गई। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के पैनल में लोअर हाफ में हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड फ्रॉम AD1 टू AD2, रीजन बीइंग कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल. Price is held constant at P1. The only change
which has taken place is in the money supply. तो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी एंड देयरफॉर इनकम बढ़ी. With the same price level P1, income has increased from Y1 to Y2. Therefore, keeping our aggregate demand curve on the same price level but reflecting a higher income level is only possible if we shift our aggregate demand curve towards right. So, what we have seen now is कि हमारी monetary policy, which is expansionary monetary policy, by increasing the money supply has resulted in an outward shift or the rightward shift of our aggregate demand curve. अब हम देखना चाहेंगे impact of the fiscal policy. Fiscal policy and the aggregate demand curve. Again, we are talking about the expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy में हमारे पास दो possibilities हैं because there are two policy instruments in the hands of the fiscal authorities. एक है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारे पास टैक्स कट. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाए तो दैट इज वन एक्सपेंशनरी पॉलिसी. दूसरी तरफ अगर हमारे टैक्सेस कम हो जाएं तो अगेन दैट इज अनदर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. नो मैटर विच इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग, वेदर इट इज द इंक्रीज इन जी और अ डिक्रीज इन टी, the ultimate effect which we are going to show with the help of this particular slide will be that our aggregate demand curve will be shifting outward or towards right. So, on this particular slide we have taken in the upper half the ISLM curve. The economy is in equilibrium both in the money market as well as the goods market with the interest rate R1 and Y1. हमारे पास IS curve जो है that is IS1 and the LM curve जो है that is LM. जब हमारे पास इंक्रीज इन जी की वजह से, जैसे कि हमने पिछले भी लेक्चर्स में देखा था कि जब भी हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है तो हमारा आईएस कर्व जो है शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट. अगर हमारे पास इंक्रीज इन जी है तो शिफ्ट इन द आईएस कर्व विल बी मोर, और अगर हमारे पास डिक्रीज इन टैक्सेस है तो शिफ्ट इन द आईएस कर्व विल बी लेस. बट इन बोथ दी सिनेरियोज, whether we are using the increase in G or whether we are using the decrease in taxes, both will shift our IS curve towards right. The magnitude of the shift जो है that will be less for decrease in T and it will be more for increase in G. लेकिन ultimately if you look at this, our equilibrium point will be shifting to the new equilibrium point where we have LM curve intersecting with the IS2. With this new IS2 equilibrium, we have a higher interest rate. R1 has moved up to R2 and the income level has also increased from Y1 to Y2. And why is that so? What is the mechanism? When we are talking about, let's suppose the decrease in taxes, तो उसकी वजह से हमारा consumption level बढ़ जाता है. Consumption level की वजह से हमारा जो है shift करता है curve towards right, IS curve, एंड द इनकम लेवल बढ़ जाता है. और अगर हम बात करें इंक्रीज इन जी की तो अगेन द सेम सिनेरियो कि इंक्रीज इन जी की वजह से हमारा इनकम लेवल बढ़ जाएगा बिकॉज द आईएस इक्वेशन इज कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. अल्टीमेटली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड कर्व? वी हैव शोन दैट इन द लोअर हाफ. सो assuming that the price level is held constant and that is held at a level of P1, the original aggregate demand curve was showing us a combination of the equilibrium point P1 Y1 with the increase in G or a decrease in taxes. IS curve shift किया from IS1 to IS2 and therefore हमारा income level has increased from Y1 to Y2 with the same old price level P1. Therefore, in the lower panel we have the same price level P1 but an increased income level from Y1 to Y2. तो हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमने ये देखा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है दैट हैज शिफ्टेड आउटवर्ड और टुवर्ड्स द राइट. अब हम देखना चाहेंगे कि हमारा ये जो शिफ्ट आ रही है आईएस कर्व में या एलएम कर्व में, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज द मनी सप्लाई, और फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द टैक्सेस. तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे यही आईएस शॉक्स जो हैं उनका इम्पैक्ट क्या है इन द शॉर्ट रन एंड उनका इम्पैक्ट क्या है इन द लॉन्ग रन.
जैसे कि पहले कहा था कि हमारी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम थ्योरी बेसिकली इज ए क्लासिकल थ्योरी जिसमें हमारी प्राइसेस जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल, दे एडजस्ट। दूसरी तरफ हमारे शॉर्ट रन थ्योरी जो है दैट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ केनेजियन थ्योरी जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि प्राइसेस आर स्टिकी इन द शॉर्ट रन। सो लेट्स लुक एट दिस शॉक्स हियर एंड ट्राई टू सी कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इनका एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह होगा। So if we look at this particular slide here, upper portion में we have defined the long run aggregate supply curve. आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने बात की थी कि हमारे पास जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा that will be a vertical line, और ये वो पॉइंट होगा जिसमें हमारे पास if we keep on doing anything it will not affect एनीथिंग मीन्स के आईएस जो है शिफ्ट करता रहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, उससे हमारा इनकम लेवल जो है इट विल नॉट बी अफेक्टेड। द ओनली थिंग इज कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है सिंपली वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। देयरफॉर इन द अपर पैनल वी हैव ड्रॉन अ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज वर्टिकल एंड दैट वर्टिकल लाइन जो है दैट इज ड्रॉन एट एन इनकम लेवल ऑफ वाई बार, और उस वाई बार को जो है हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं कि जिसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। अब हम इस सिनेरियो से लेके अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में है टू बिगिन विद। हमारा IS1 LM with the price level P1 is intersecting with the long run aggregate supply curve with Y bar. अब let's assume that there is a negative IS shock. When we see a negative IS shock, we can talk about a change in the policy. I mean the shock can be fiscal policy change, यानी contractionary fiscal policy, यानी हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होते हैं या टैक्सेस बढ़ जाते हैं. That can be one kind of thing. The other possibility is कि general public itself, other than the fiscal policy measures, कि अगर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में कम हो जाता है, दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट लेवल, दे स्पेंड लेस ऑन द इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी चेंज कंट्रैक्शनरी और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एज एन एक्सोजेनस शॉक, दोनों ही सूरतों में क्या होगा कि हमारा IS कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. सो इन द शॉर्ट रन हमारे पास इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ Y bar towards left. So a negative IS shock shifts our IS curve and therefore what happens to our aggregate demand curve? Aggregate demand curve जैसे कि पहले कहा gives us a combination of the prices and the income level. तो जब हमारा IS curve has shifted towards left, price level is assumed to remain the same, तो क्या होगा कि हमारा aggregate demand curve will be shifting towards left. तो जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द शॉर्ट रन, तो हमारे पास एक शॉर्ट रन न्यू इक्विलिब्रियम होगा विद एन इनकम लेवल लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ Y bar. लोअर पैनल में देखिए वी हैव ड्रॉन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एज अ वर्टिकल लाइन एंड देन वी हैव ड्रॉन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एज AS1 Y, क्योंकि शॉर्ट रन में जैसे कि मैंने पहले कहा हमने एज्यूम किया है कि एक हमारा प्राइस लेवल इज फिक्स्ड. उस गिवन प्राइस लेवल की वजह से हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1 इज व्हेन द प्राइस लेवल इज P1. देयरफॉर हमारे पास शॉर्ट रन में जो सिनेरियो आया वो ये है कि हमारा इनकम लेवल हैज गॉन डाउन फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ Y bar to a lower level. And that we have shown where our short run aggregate supply curve SRAS1 is intersecting with the aggregate demand curve AD2. अब हम ये देखते हैं कि ये तो था शॉर्ट रन का सिनेरियो, और पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जब भी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से इनकम लेवल कम होगा तो उसमें हमारी प्राइसेस एडजस्ट करेंगी. तो जो प्राइस एडजस्टमेंट होगी दैट विल ब्रिंग द इकोनॉमी बैक to the full employment equilibrium level, and that equilibrium level is the long run equilibrium level. So over time, जैसे कि पहले कहा कि हमारा P जो है which is the price level, it will gradually fall.
अब प्राइस लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी इनकम लेवल जो है वो कम हुई है, और वो क्यों कम हुई है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। तो जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम हो जाती है तो देयर विल बी प्रेशर ऑन द प्राइसेस के द प्राइसेस शुड कम डाउन। तो इसलिए ओवर टाइम हमारे प्राइस लेवल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जब हमारे प्राइस लेवल नीचे आते हैं तो हमने देखा कि प्राइस लेवल का रोल है ISLM कर्व में LM कर्व के ऊपर। तो LM कर्व में हमने कहा कि रियल बैलेंसेस आर M/P। तो जब प्राइस लेवल्स कम होते चले जाते हैं तो हमारा LM कर्व स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो अपर पैनल में वी आर शोइंग दैट ग्रेजुअल शिफ्ट, कि हमारा ग्रेजुअली जो है इकोनॉमी इज शिफ्टिंग योर LM कर्व फ्रॉम P1 लेवल टू द लोअर लेवल्स मूविंग टुवर्ड्स P2। अब ये सारी ब्रोकन लाइंस जो हैं इज गिविंग अस अ सिनेरियो जहां पे हमारी इनकम लेवल विच वाज इन द शॉर्ट रन इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम लेवल वाज लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ Y बार। तो जब हमारा P कम होता चला जाता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा यही LM कर्व शिफ्ट होता है प्राइसेस के कम होने की वजह से, एंड इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल Y बार। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ के लोअर पैनल में हमारे पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्या हो रहा है। सिंस हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट इज ड्रॉन फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस लेवल। तो जब हमारा प्राइस लेवल P1 से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद द ब्रोकन लाइंस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। और अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द Y बार, कि इक्विलिब्रियम इनकम जो है पहले शॉर्ट रन में इट वाज बिलो द Y बार लेवल। और जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा इक्विलिब्रियम इज मूविंग टुवर्ड्स द Y बार। अब ये प्रोसेस हमारा कब तक कंटिन्यू करेगा? और ये जो स्लाइड है हमारी इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टू स्लाइड्स। सबसे पहली स्लाइड में हमने ये देखा था कि शॉर्ट रन में अगर हमारे पास प्राइस लेवल चेंज होता है तो फिर LM कर्व शिफ्ट करता है, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ऑपरेट करती है एट एन इनकम लेवल विच इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। और वो इफेक्ट क्या था? हमारा LM कर्व जो है वो मनी सप्लाई के चेंज होने से था, और मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से अल्टीमेटली हमने देखा हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से हमारे प्राइस लेवल्स जो हैं वो कम होना शुरू हुआ, और प्राइस लेवल के कम होने की वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट किया, और वो शिफ्ट किया नीचे की तरफ, स्टार्टेड शिफ्टिंग डाउन। एंड ओवरऑल हमारा सेटलमेंट कहाँ होगा कि शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ NIS शॉक। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल our economy reaches a long run equilibrium where the income level is equal to the full employment equilibrium level income level of Y bar। तो अपर पोर्शन में हमारे पास ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हाट वी हैव शोन इज कि हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ी, जिसकी वजह से LM कर्व जो है वो शिफ्ट किया। LM कर्व के शिफ्ट करने की वजह से हमारा IS कर्व भी शिफ्ट किया डाउनवर्ड, एंड द एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट किया डाउनवर्ड, एंड द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व shift किया downward, and ultimately we have come back to the full employment equilibrium level Y bar। Temporarily economy जो है moved away from the full employment equilibrium level, and that was a short run phenomena, और वो था income level which was below the full employment equilibrium level, और आहिस्ता आहिस्ता price adjustment की वजह से economy has come back to the full employment, and this basically is the thesis of the classical economist कि लॉन्ग रन में हमारी प्राइसेस जो हैं वो एडजस्ट करती हैं, एंड इकोनॉमी जो है इट कम्स बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, एंड दैट इन आवर केस वाज द Y बार। अब हम देखना चाहेंगे कि शॉर्ट रन इम्पैक्ट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के मुख्तलिफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। तो इस स्लाइड्स पे हम ये देखते हैं कि हमारा यही IS का शॉक जो है उसका शॉर्ट रन इम्पैक्ट्स क्या है ऑन सर्टन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, और देन लेटर ऑन उसके लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो शॉर्ट रन में हम देख रहे हैं कि इनकम जो है जब हमारे पास शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो हमारी इनकम लेवल हैज इंक्रीज। Y प्लस दैट प्लस रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज बिकॉज Y हैज मूव्ड अप। व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्राइस लेवल, जैसे कि पहले कहा कि शॉर्ट रन को हम डिफाइन ही इस तरह कर रहे हैं कि जब प्राइसेस आर स्टिकी,
Therefore, जब हम बात करते हैं कि हमारा प्राइस लेवल में क्या चेंज आया, तो दैट चेंज अगेन इज जीरो, कि P is zero because prices are sticky in the short run. Then we come to the interest rate R. Interest rates, they have gone up because an increase in the Y definitely has increased the interest rates. और जब इंटरेस्ट रेट बढ़े, एज इज रिफ्लेक्टेड हियर, इंटरेस्ट रेट जो है उनके बढ़ने की वजह से आईएस कर्व जो है वो स्लाइड कर गया अलॉन्ग विद द एलएम कर्व, और दोनों ओवरऑल मिलके हमारे रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं. व्हेन वी आर लुकिंग एट द सी, कंजम्पशन हैज इंक्रीज, क्योंकि कंजम्पशन जैसे हमने कहा इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम. तो जब हमारी इनकम लेवल बढ़ गए तो इसकी वजह से हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई. देयरफॉर इन द शॉर्ट रन कंजम्पशन जो है वो हमारी बढ़ गई. वी हैव सी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ a positive increase in income level, and the consumption is equal to C of Y minus T. Consumption has increased because the income has gone up. And finally जो है we come to the investments. Investments जो है they are negatively related to the interest rates. अब what has happened to our interest rates? हमारे interest rate बढ़ गए. Interest rate के बढ़ने की वजह से हमारी investments जो हैं वो कम हो गई. और इन्वेस्टमेंट के कम होना जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड एज द लास्ट एंट्री ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर, कि देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट सिंस आर हैज इंक्रीज एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज गॉन डाउन. अब इसी शॉक को अगर हम देखना चाहें कि क्या इम्पैक्ट है इस शॉक का ऑन सर्टेन वेरिएबल्स इन द लॉन्ग रन, तो दैट वी हैव समराइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर, कि लॉन्ग रन में हमारे पास देयर इज नो चेंज इन इनकम, वाई जीरो. वाई और वाई इज जीरो, क्योंकि लॉन्ग रन की बेसिक फिलॉसफी यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे. और हमने यही देखा था जब ग्राफिकली इसको एनालाइज कर रहे थे कि जब हमारा प्राइस लेवल ने एडजस्ट किया था, और प्राइस लेवल एडजस्टमेंट क्या थी कि शॉर्ट रन में हमारी इनकम लेवल बढ़ा था. इनकम लेवल के बढ़ने के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हुई, और ओवरऑल हमारी प्राइस लेवल कम होके हमारा Y जो है it started moving towards the equilibrium level Y bar, and finally हमारा long run equilibrium was settled at the same Y bar. इसलिए हमारे पास Y में change जो है that is zero, because rising P shift the LM to left and we return back to the equilibrium level of income which is Y star. When we look at the price level, so price level has gone up in order to eliminate the excess demand at P naught. When we look at the R increased, reflecting the leftward shift in the LM due to the change in P. And C, there is no change since both Y and T are back to their initial levels. When we are looking at the investments में हमारे पास decline जो है वो double decrease because of the increase in the interest rate and due to the increase in P. Now there is one thing, and that is कि when we were talking about the graphical representation, we were taking one side of the picture, and that was कि जब हम देख रहे थे कि हमारे पास फिजिकल एक्सपेंशन हो रही है, जो हमने यहाँ पे समराइज किया है in the short run and the long run, that summarization is for the contractionary fiscal policy. All of these impacts, they are the summary of the other side of the picture, which is the contractionary. For the expansionary, we have explained graphically. For the contractionary, we have explained with the help of these two slides, short run and the long run impacts. अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास इसी ISLM इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने ड्राइव किया है. अब उसमें अगर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो इसके लिए हम चेंज इन M ले रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अगेन इन द अपर half we have the income level on the x axis and we have the interest rate on the y axis. We have the IS curve, IS1, which represents the money goods and services market equilibrium, और हमारे पास LM है, LM M1 P1 के साथ. Long run aggregate supply curve is vertical and economy is operating at the full employment equilibrium level Y bar. अब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा दें
तो क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट विल बी ऑन आवर LM कर्व, क्योंकि LM कर्व की इक्वेशन है m/p इज इक्वल टू L ऑफ R एंड Y। तो जब हमारे पास m बढ़ता है तो रियल बैलेंसेस बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जो LM कर्व है दैट विल बी मूविंग टूवर्ड्स राइट विद द ब्रोकन लाइन, कि हमारे पास इस स्लाइड के ऊपर LM कर्व जो है दैट हैज मूव टूवर्ड्स राइट, LM विद m2/p। और लोअर पैनल में, बिफोर वी गो टू द लोअर पैनल, लेट्स लुक एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ the broken line LM curve and the IS1, and the income level has increased from the full employment equilibrium level Y bar to a higher level, and that basically is in the short run. The lower half we are talking about a scenario जिसमें हमारे पास aggregate demand curve AD1 है, इसके ऊपर हमारे पास एक प्राइस लेवल P1 है और उस प्राइस लेवल P1 के ऊपर हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज आल्सो इक्वल टू द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का पॉइंट। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल Y बार। अब जब हमारे पास LM कर्व शिफ्ट किया टूवर्ड्स राइट, उसकी वजह से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट किया टूवर्ड्स राइट। ओवरऑल जब हम बात करते हैं सिनेरियो को क्या हुआ, दिस सिनेरियो इज द सेम, कि व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल से हायर इनकम लेवल के ऊपर इनकम जो है वो सेटल डाउन हो गई, एंड दैट इज ओनली ट्रू व्हेन वी हैव द फिक्स प्राइस लेवल। तो पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने देखा था एक लेक्चर में कि जब भी हमारे पास इनकम लेवल इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल तो हमारी प्राइसेस जो हैं दे स्टार्ट गोइंग अप। सो लेट्स सी ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ कि द चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स। तो जब हमारे पास चेंज इन M हुआ तो उसकी वजह से हमारे पास प्राइस जो जब बढ़नी शुरू हो गई, प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, ये ब्रोकन लाइंस जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल्स, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ वी कैन आल्सो लुक एट द इम्पैक्ट ऑन द IS कर्व, कि हमारा IS कर्व जो है वो भी जब हमारे पास इनकम लेवल जो है दैट इज अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, तो उसके ऊपर हमारा IS कर्व जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट मूविंग डाउन, और वो जब कम होता चला जाता है तो वी आर ट्रेवलिंग बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। लेकिन जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे आ रहे हैं तो फाइनली हम एक ऐसे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व SRA S2 पे आएंगे जिसमें हमारे पास इनकम इज बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल Y बार एंड द प्राइस हैज गॉन अप। तो फाइनल सेटलमेंट जो है वी हैव शोन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर के शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ चेंज इन M, कि हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से LM कर्व शिफ्ट किया, टेम्परेरीली हमारे इनकम लेवल वाज अबव द लेवल विच इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विच इज Y बार, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम लेवल हैज बीन सेटलिंग एट द सेम फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल ऑफ Y बार। तो अब हम इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समराइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इन द शॉर्ट रन एंड देन लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन। तो हम शुरू करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जैसा कि आपने ग्राफ में भी देखा था तो हमारी इनकम लेवल जो है वो बढ़ गई थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से Y बार से ऊपर। So what we have here is Y positive because Y moved from the full employment equilibrium level. P जो है there is no change in the price level. By assumption हमारे पास सिनेरियो ही ये है कि शॉर्ट रन में हमारी प्राइसेस आर स्टिकी, therefore शॉर्ट रन में प्राइस में there is no change. Then we come to the interest rate. Interest rate हमारे कम हो गए, क्यों हो गए? Because of an increase in the income level, there was a decrease in the real interest rate. And real interest rate जो है उसके साथ साथ हमारा IS जो है वो स्लाइड किया डाउन। ओवरऑल एंड रिजल्ट क्या है कि हमारा R जो है इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए।
जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन हमारी बढ़ गई। कंजम्पशन क्यों बढ़ गई? कि हमारा जब इनकम लेवल बढ़ा फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमारे पास कंजम्पशन बढ़ी बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, और वाई बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी एंड देयरफॉर हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई। एंड देन वी कम टू दी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि टेम्परेरी शॉर्ट रन में हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गए। इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ गई। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो लॉन्ग रन में सबसे पहले देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द इनकम लेवल, बिकॉज हमारे पास इनकम लेवल जब हायर था, हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हमारी प्राइस जो है इट स्टार्टेड गोइंग अप, और जब प्राइस बढ़ती गई तो हमारे पास फाइनली जो है इनकम हैज कम बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। देन प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस बढ़नी शुरू हो गई इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एक्सेस डिमांड। इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट इज जीरो and that reflects the leftward shift in the LM due to the increase in price, and then we have restored the original level of the interest rate. Consumption में there is no change since both Y and T are back to their initial levels. When we are talking about the investments, there is no change in the investment in the long run since both Y and the R they have not changed. Now you should notice that the only long run impact of an increase in the money supply was an increase in the price level. कि जब हमने एनालाइज किया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, तो लॉन्ग रन में जो इम्पैक्ट था दैट वाज ओनली द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करें, आई वुड लाइक टू समराइज कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हमने शुरू किया अपना वही IS एंड LM का मॉडल, एंड देन वी सेड कि इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के शॉक्स का जो है वो क्या इम्पैक्ट होता है। उन शॉक्स को हमने एनालाइज किया मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज के साथ, एंड देन फाइनली वी सेड कि उन शॉक्स की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस तरह शिफ्ट करता है। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास IS या LM शॉक आता है, उसका एनालिसिस जो है इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमने ये देखा कि फिजिकल पॉलिसी की चेंज की वजह से हमारे पास IS कर्व जो है, लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो उसकी वजह से हमारा IS कर्व जो है शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट, जिसकी वजह से शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए और इनकम लेवल भी बढ़ गया। और जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से इस तरफ आ गए, बढ़ गए, तो उसकी वजह से अगर हमारी प्राइस लेवल फिक्स्ड रहती हैं, विच इज ट्रू इन द शॉर्ट रन, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट किया टुवर्ड्स राइट। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं लॉन्ग रन सिचुएशन को, तो लॉन्ग रन में हमने ये देखा कि प्राइसेस जो है हमारी एडजस्ट करेंगी, और प्राइसेस जब हमारी इनकम लेवल इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी, और प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी विल मूव बैक टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। और फिर हमने एनालाइज किया कि हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, जिसमें हमने ये देखा कि शॉर्ट रन में जब हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ती है तो हमारे रियल मनी बैलेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। देयरफॉर हमारा जो LM कर्व है वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट, जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो हो जाते हैं और इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम शॉर्ट रन में ही रखें अपने एनालिसिस को, तो हमारी प्राइस लेवल जो है दे रिमेन द सेम, और हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व वो शिफ्ट करता है आउटवर्ड, और उस एग्रीगेट डिमांड कर्व के आउटवर्ड शिफ्ट करने के साथ सेम प्राइस लेवल के ऊपर इनकम लेवल जो है इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, एंड दिस एडजस्ट टू दिस इंक्रीज्ड इन डिमांड, और वो इंक्रीज डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट जो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट किया आउटवर्ड, उसकी वजह से हमारे पास सिनेरियो ऐसा होगा कि प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग अप, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली वी विल कम बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द IS LM मॉडल बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
اور اس میں یہ تھا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ہماری اکانومی جو ہے دیٹ از اے کلوزڈ اکانومی جس میں نیٹ ایکسپورٹس کا کوئی رول نہیں تھا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وی ول ٹاک اباؤٹ اے سینیریو جس میں ہماری اکانومی ول بی این اوپن اکانومی, اور اس میں اسپیسیفکلی وی ول بی فوکسنگ آن دی منڈل فلیمنگ ماڈل, اور جس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف ایکسچینج ریٹ رجیمس کے اندر ہماری اگر اوپن اکانومی ہو تو ISLM کرو شفٹ کس طرح کرتے ہیں اور مختلف پالیسیز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.